Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम हेतु शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 40 लेकर आया हूं। 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, रीट लेवल 1 के लिए भी और रीट लेवल 2 के लिए भी। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, आपको निश्चित रूप से रीट एग्ज़ाम में ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सहायता करेगा साथियों। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मित्रों, पठन कौशल में आवश्यक है परोक्ष विधि, अर्थग्रहण, शब्द चयन और प्रत्यक्ष विधि। तो साथियों, पठन कौशल, पठन मतलब पढ़ने से लिया जाता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, यदि हम उसका अर्थग्रहण नहीं करते हैं तो फिर वो पढ़ने के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को पढ़ तो लेते हो और उसका अर्थ ही नहीं समझोगे, उसका भाव ही नहीं समझ पाओगे, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी नहीं। इसलिए अर्थ ग्रहण को पठन कौशल में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है मित्रों। दूसरा विकल्प प्रथम क्वेश्चन में सही है मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वाचन कौशल का उद्देश्य है सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना, बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना और उपरोक्त सभी। तो साथियों, वाचन कौशल का उद्देश्य यहाँ पर पूछा है। देखिएगा, अगर जो विकल्पों को देखें तो उच्चारण को शुद्ध करना ये भी वाचन कौशल का उद्देश्य होता है, सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग हो ये भी इसका उद्देश्य होता है, बोलने में छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग करे ये भी वाचन कौशल का उद्देश्य होता है। मतलब यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी वाला वो सही है साथियों प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षर बोध विधि और विदेहात्मक पद्धति। तो मित्रों, वाचन कौशल की विधि के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा? देखिए, वाचन कौशल की विधियों में ध्वन्यात्मक विधि भी है, अक्षर बोध विधि भी है, वर्णमाला विधि भी है, लेकिन विदेहात्मक पद्धति जैसी कोई भी विधि वाचन कौशल के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। तो प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 4 आपका राइट है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन, मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है शारीरिक विकास में, नेत्रों की गति में, लिखने की गति में और सुनने की गति में। तो साथियों, मौन वाचन का मतलब क्या होता है? मन ही मन में जब बिना होठ हिलाए किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो साथियों अर्थ ग्रहण करते हुए, तो इससे शारीरिक विकास में तो वृद्धि होगी नहीं। लिखने की गति, भाई पढ़ रहे हैं तो लिखने की गति में भी वृद्धि नहीं होगी, सुनने की गति में भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि खुद ही बोल रहे हैं तो खुद ही थोड़ी सुनेंगे। साथियों, नेत्रों की गति में, मन ही मन में बोला जा रहा है तो सुनाया तो नहीं जाएगा यहाँ, मतलब नेत्रों की गति में यहाँ पर वृद्धि लाई जा सकती है, क्योंकि मौन वचन में हम तीव्र गति से पढ़ते हैं तो साथियों नेत्र भी उसी के आधार पर कार्य करेंगे। विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न संख्या 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 5 पर। उच्चारण दोष का यह कारण नहीं है। कौन सा कारण उच्चारण दोष का नहीं रहेगा? पहला विकल्प देखेंगे साथियों, शीघ्र प्रयत्न, मतलब जल्दी जल्दी किसी चीज़ को बोलने की कोशिश करना, प्रयत्न लाघव, साहित्य का ज्ञान न होना और शुद्धोच्चारण का ज्ञान न होना। तो साथियों, शीघ्र प्रयत्न करते हैं अपन, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उससे भी कई बार उच्चारण दोष आ जाता है, तो ये तो कारण है। शुद्ध उच्चारण का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल आप अशुद्ध उच्चारण करोगे, तो ये भी कारण है। जिसे एक शब्द आता है अभयारण्य, क्या आता है साथियों? अभयारण्य। अगर ये ओरिजिनल शब्द है, शुद्ध शब्द है, लेकिन नॉर्मली हम इसको क्या देखते हैं? अभयारण्य। क्या देखते हैं साथियों? अभयारण्य। तो हम इसको अभयारण्य बोल देते हैं, जबकि अभयारण्य इसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण का ज्ञान भी होना चाहिए, शीघ्र प्रयत्न के कारण भी उच्चारण दोष आ जाता है, प्रयत्न लाघव के कारण भी यहाँ पर उच्चारण दोष आ जाता है, लेकिन साहित्य का ज्ञान न होना ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि साहित्य का ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी उच्चारण दोष नहीं होता है और होने के बावजूद भी हो जाता है। तो साथियों ये चीज़ मैटर नहीं करती उच्चारण दोष में।
विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। इस वाचन में पढ़ा गया अंश अधिक समय तक याद रहता है। द्रुत वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन। तो साथियों अधिक समय तक कौन सी चीज़ याद रहेगी? तो देखिए द्रुत मतलब तीव्र गति से पढ़ा गया। तो साथियों द्रुत वाचन में तो हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो वो थोड़ी कम याद रहती है। लेकिन साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है मौन वाचन। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम तैयारी करते हैं साथियों, जब हम छोटे थे तो हम बोल बोल के पढ़ते थे। अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि मन ही मन चीज़ों को पढ़ते हैं और याद भी रख लेते हैं साथियों। तो मौन वाचन से जब पढ़ा जाता है तो वो चीज़ अधिक समय तक याद रहती है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? जिनके अभिभावक शिक्षित हो, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो और जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहे हैं कि भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती है? तो मित्रों जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो और जिसके अभिभावक शिक्षित हो। तो साथियों मित्रों सबसे बेस्ट आंसर इसका है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है उनको अधिगम में कठिनाई नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि जिनके अभिभावक शिक्षित हो उनको कठिनाई नहीं आए। भाई अभिभावक तो शिक्षित है लेकिन फिर भी कठिनाइयाँ तो आ सकती है। मित्रों जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो उनको तो कठिनाई आएगी ही आएगी। जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो तो पारिवारिक स्थिति ठीक होने से ही ऐसा नहीं होगा कि कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि जिन छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा साथियों उनको अधिगम में कठिनाई नहीं आएगी। तो तीसरा विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाए जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, अनिवार्यतः मूल्यों से ओतप्रोत हो, संक्षिप्त हो और प्रतिबद्ध लेखकों के हो। तो मित्रों जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें कैसे पाठ दिए जाने चाहिए? तो जो संक्षिप्त हो ये तो ऐसा कुछ है नहीं, प्रसिद्ध लेखकों के ही हो ये भी जरूरी नहीं है। जो एक सामान्य व्यक्ति है वो भी एक अच्छी रचना कर सकता है। इसका सबसे सही आंसर है बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, कि बालकों के अंदर जो संवेदनाएं हैं ऐसे पाठ जो संवेदनाएं हैं उसका साथी जो उनकी सोच है उनकी संवेदनाएं हैं इत्यादि इनसे मैच करता वही पाठ होना चाहिए साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आएंगे। 9वां क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है और बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तो मित्रों देखिए प्रश्न संख्या 9 में जो भाषा की कक्षा है उसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करेगा? तो ये कोई सुनिश्चित नहीं करेगा कि मुख्य शीर्षक याद है, ये चीज़ सुनिश्चित नहीं करेगी। अब 3 विकल्प है, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा सही आंसर? देखिए दूसरा, तीसरा या चौथा कौन सा विकल्प सही रहेगा 9वें क्वेश्चन में? मित्रों भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हो रहा है तो बिल्कुल शिक्षण सामग्री का भी उपयोग हो रहा है। वहाँ पर बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, ये भी सही है। और बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ये भी सही है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ही विकल्पों को सही माना जाएगा, किंतु यहाँ पर सबसे सही उत्तर रहेगा बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, यही उत्तर सही माना गया था साथियों 9वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प। वैसे इस क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट करके जा सकते हैं साथियों आपके अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन, शिक्षण मशीन सिद्धांतों पर आधारित है, अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांतों पर, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों पर, उपरोक्त दोनों पर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शिक्षण मशीन का तो नाम सभी ने सुना ही होगा, B.F. स्किनर ने ही इस मशीन का निर्माण किया था
और अभिकर्मित अनुदेशन विधि का निर्माण भी BF स्किनर के द्वारा ही किया गया था। तो अभिकर्मित अनुदेशन जो है इसके आधार पर ही शिक्षण मशीन बनाई गई थी। विकल्प नंबर 1 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा, चित्र विस्तारक यंत्र। तो यांत्रिक सामग्री तो है और चित्रों का विस्तार करके बताया जा रहा है, तो श्रव्य होगी नहीं, दृश्य श्रव्य भी नहीं है, बल्कि ये यांत्रिक दृश्य सामग्री है मित्रों। 11वें क्वेश्चन में आपके तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। पहला है मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना और मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना। तो मित्रों देखिए CCE जो है इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये नियमित और समग्र भी बनाती है, ये रटने की बजाय समझने पर बल देती है, निदान और उपचार को प्रोत्साहित इसमें किया जाता है, लेकिन शिक्षक की भूमिका को कम करना ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। ऐसा नहीं है कि CCE इसलिए चलाया गया है कि भाई जो शिक्षक की भूमिका है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं है साथियों। तीसरा विकल्प 12वें क्वेश्चन में इस प्रकार से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो निष्पक्षता यदि आपको बनाए रखनी है, निष्पक्षता मतलब जिसमें भेदभाव नहीं हो, तो साथियों इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सिर्फ एक ही उत्तर सही होता है और एक ही सही उत्तर है साथियों, तो फिर उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते, निष्पक्षता के साथ में उसका रिजल्ट तैयार होता है। चौथा विकल्प आपका 13वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है कि कौन प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है। विकल्प 1 है प्रॉब्लम टाइप, दूसरा है प्रोजेक्टर टाइप, तीसरा है ड्रिल टाइप और चौथा है इंक्वायरी टाइप। तो मित्रों प्रोजेक्ट या परियोजना विधि जिसके जनक है किलपेट्रिक, इसमें प्रोजेक्टर टाइप भी आते हैं, प्रॉब्लम टाइप भी आते हैं, ड्रिल टाइप भी आते हैं, लेकिन इंक्वायरी टाइप चीज़ें प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 14 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन है परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? एप फ्रोबेल, DW एलेन, जॉन ड्यूवी और WH किलपेट्रिक। तो साथियों परियोजना विधि के जनक मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि WH किलपेट्रिक, विलियम किलपेट्रिक ही साथियों परियोजना विधि के प्रतिपादक या जनक है। तो विकल्प नंबर 4 सही है आपके प्रश्न संख्या 15 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां क्वेश्चन मित्रों ये देखिए प्रश्न नंबर 16 में, गतिविधि आधारित अधिगम के प्रथम अन्वेषक है जॉन ड्यूवी, डेविड होर्सबर्ग, रॉबर्ट स्लोविन और एडम वेस्ले। तो साथियों गतिविधि आधारित अधिगम के प्रथम अन्वेषक मतलब सबसे पहले खोज गतिविधि आधारित अधिगम की किसके द्वारा की गई? तो साथियों ये खोज की गई थी डेविड होर्सबर्ग के द्वारा। सेकंड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में राइट है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे मित्रों। 17वां क्वेश्चन, सतत मूल्यांकन रिक्त स्थान पर जोर देने के लिए होता है। किस पर जोर देने के लिए होता है? केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण और प्रतिक्रिया देना, केवल अधिगम अंतरालों का निदान करना, सुधारात्मक उपायों का उपयोग करना, केवल संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनियमन करना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो कि केवल शब्द आते हैं ना वो 99% है कि भाई वो एक विकल्प सही नहीं होगा। तो साथियों ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी ही सही है। जो CCE है वो शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण करने पर और प्रतिक्रिया करने पर भी जोर देती है।
ये अंतरालों का निदान करती है, सुधारात्मक उपायों का उपयोग करने पर जोर देती है, ये संपूर्ण शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनियमन हो साथियों, इस पर भी जोर देती है। तो चौथा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। निम्न में से किसे सीसीई के माध्यम से मापा जाता है? केवल छात्रों का शारीरिक और मानसिक संबंधी विकास, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि, केवल सह पाठ्यक्रम उपलब्धि और केवल शैक्षिक उपलब्धि के उतार चढ़ाव। तो इसके पहले ही मैंने जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसमें कहा था कि ये केवल वाले जो विकल्प है उनमें से 99% है कि भाई एक विकल्प सही नहीं होगा, लेकिन अगर चारों में ही केवल लगा हो तो फिर तो एक ही सही होगा। तो सीसीई में जो शैक्षिक क्षेत्र है उसकी उपलब्धि का भी मापन किया जाता है, और जो सह शैक्षिक क्षेत्र है साथियों, शिक्षा के साथ में अन्य जो गतिविधियां कराई जाती है बच्चों को, उसका भी मापन किया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? पहला विकल्प है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो साथियों चारों ही विकल्प आपको ऐसे लग रहे होंगे कि अब इनमें से कौन सा छांटूं। तो सीखने के अवसर प्रदान कर रहे हैं उनको, तो मित्रों समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करोगे तो बच्चे उसमें समस्या सुलझाएंगे, उस कार्य को करके सीखेंगे, तो बिल्कुल सीखने का अवसर मिलेगा उनको। अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, मतलब संरचना को वो खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ निर्देशन दे रहे हो, थोड़ी सी मदद कर रहे हो, तो ये भी सीखने के अवसर प्रदान कर रहा है। उन्हें सुझाव देंगे और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखे, वो खुद सीख रहे हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। साथियों खुद ही सही अच्छी तरह से उत्तर समझा दोगे तो फिर सीखने के अवसर कहाँ प्रदान किए गए, इसलिए चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं मित्रों। 20वां क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट संबंधित है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से, नवाचार से, क्रियात्मक शोध से, और इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट का नाम सभी ने सुन रखा होगा, इसको प्रश्न पत्र की आधारशिला कहा जाता है साथियों। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से ये संबंधित है। विकल्प नंबर 1 सही है 20वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 पर। तो मित्रों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21वां क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, कौन सा शामिल रहेगा? स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, और अंतिम विकल्प है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो साथियों मानचित्र पढ़ना है यदि आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नहीं है कि ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता है तो मानचित्र पढ़ दोगे, नहीं होगा साथियों। सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी आपको स्थान, आपको दूरी, आपको दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता आपके अंदर है, तो बिल्कुल आप मानचित्र को आसानी से पढ़ सकते हो मित्रों। प्रथम विकल्प 21वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य, क्रियात्मक, श्रव्य दृश्य, इनमें से कोई नहीं। तो चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, क्रिया तो इसमें हो नहीं रही है, क्रियात्मक नहीं है साथियों। क्रियात्मक तो नाटक वगैरह ऐसी चीज़ें आएगी। श्रव्य दृश्य भी नहीं है कि सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, ये भी नहीं होता है। ये ओनली दृश्य सामग्री है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है। विकल्प नंबर 1 सही है 22वें क्वेश्चन में। इन सभी में सिर्फ ये सभी दृश्य के अंतर्गत ही आएगी साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ये लक्ष्य केंद्रित विधि है, ये सृजनात्मक विधि है, ये चयनात्मक विधि है, और उपयुक्त सभी। तो साथियों समस्या समाधान जो विधि है लक्ष्य केंद्रित भी है, सृजनात्मक भी है, चयनात्मक भी है, अर्थात उपयुक्त सभी वाला विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 23 में। मित्रों अंतिम और 24वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले। और मित्रों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबा लें मित्रों, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रीट एग्जाम हेतु बेस्ट टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल निःशुल्क ये यूट्यूब पर। साथियों यहाँ पर रेगुलर टेस्ट में डालता हूँ, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन टेस्ट डाल दिया, नहीं, लगभग 1 साल प्लस हो चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं साथियों रीट एग्ज़ाम के जो संबंधित जो सामग्री है उसको प्रदान करते करते। तो निश्चित रूप से जो 1 साल से मुझसे जुड़े हैं उनसे आप कभी भी पूछ सकते हो, अगर आप उनको जानते हो तो निश्चित रूप से वो आपको सारी जानकारी बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 24वां है, निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है? बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, बच्चे प्रश्न पूछे, बच्चे कम गलतियां करें और बच्चे को खोजबीन करने का पूरा मौका मिले। तो बिल्कुल सीखने का उनको मौका मिलना चाहिए साथियों, प्रश्न पूछें वो खोजबीन करने का पूरा मौका मिले, लेकिन कम गलतियां करें, ये चीज़ तो गलत है ना। गलतियां तो होती ही है भाई गलतियां तो सीखने का ही एक हिस्सा है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही है 24 में। तो आज के शिक्षण वीडियो का ये टेस्ट नंबर 40 भी पूरा हो चुका है साथियों। आज शाम को क्या 4 बजे लगभग, हाँ 4 बजे मान सकते हो, शाम को 4 बजे, 4 क्या 3 बजे मानो आप, तो मैं 3 बजे एक वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा साथियों। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? तीसरा 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो।